हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बेटा हमारे यूट्यूब चैनल सिरसा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बेटा सब्जेक्टिव भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं। सभी क्वेश्चंस आपको वन बाय वन में सॉल्व करके दूंगा। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर 2 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस भी जाके आप चेक कर सकते हो, आपको काफी हेल्पफुल लगेंगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की वीडियोस। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, derive an expression for the calculation of wavelength of matter wave according to de Broglie hypothesis। तो यहां पे बेसिकली हमें देखो क्या करना है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमारे पास एक टॉपिक है हमारा। उस टॉपिक के अंदर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं मैटर वेव की, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो नीचे मैंने आपको मेरे नोट्स में से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो कट करके दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के बता देता हूं। तो डी ब्रोगली ने 1924 में ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि छोटे साइज वाले पार्टिकल्स, मोशन के अंदर जो हैं, रेस्ट में नहीं होने चाहिए, मोशन में होने चाहिए। तो जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मोशन में होते हैं वो ड्यूल करेक्टर पोजेस करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूल करेक्टर पोजेस करते हैं। सारे माइक्रोस्कोपिक मोशन वाले पार्टिकल्स जो हैं वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेंगे और एज ए वेव भी बिहेव करेंगे। अब अगर वो एज ए वेव बिहेव कर रहे हैं तो उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है बेटा, उस वेव को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। अब हमारे मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की वेवलेंथ कितनी है बेटा, उसी को हमने अभी कैलकुलेट करना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया फोटोन का। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो फोटोन है उसका वेव करेक्टर है। अगर फोटोन का वेव करेक्टर है तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h इंटू न्यू। अगर मैं यहाँ पे बोलूं h हमारे पास हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ। तो अगर मैं फोटोन का वेव नेचर मानता हूं तो एनर्जी की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू एच म्यू। और अगर मैं फोटोन का पार्टिकल नेचर मानूंगा तो पार्टिकल फॉर्म में फोटोन की एनर्जी आएगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन भी एनर्जी का है, सेकंड एक्सप्रेशन भी एनर्जी का है। तो मैंने दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा, जैसे मैंने यहां बताया था हम पुट कर रहे हैं बेटा। तो हमारे पास आ गया एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सी से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, एम सी ऊपर है बेटा नीचे आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा एच बाई एम सी के इक्वल। जैसा मैंने पहले भी बताया था, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल है बेटा, जो भी पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे, और वो मास हमें किलोग्राम के अंदर ही कंसीडर करना है फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशंस। सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब देखो फोटोन जो है वो लाइट पार्टिकल है बेटा, वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स तो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल मेंटेन नहीं कर सकते बेटा। हर एक पार्टिकल की अपनी अलग वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट करना होता है। तो फॉर्मूला था हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा बेटा, बस ये c की जगह हमने v लगा देना है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी हमारे पास आ जाएगा। यही हमारा एक्सप्रेशन है बेटा, यही हमारा फॉर्मूला है फॉर द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। इसके अलावा आप सभी को पता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है।
तो आप वेवलेंथ को h बाय मोमेंटम भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन था। डेरिवेशन भी और थ्योरी सब आपके सामने है। पेपर में अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड कंडीशंस में है राइट टू कंडीशंस फॉर डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो अभी मैंने इसको बताया था बेटा, जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। मैं आपको शो कर देता हूं। ये दो कंडीशंस हैं जो डी ब्रोगली कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली कंडीशन है बेटा, हमारा जो पार्टिकल है वो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक पे काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होती हैं उनका मास होता है ज्यादा। मास ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज्यादा आएगा। मोमेंटम ज्यादा आएगा तो वेवलेंथ कम। ये देखो, जो हमारे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं मैक्रोस्कोपिक हैं बेटा, उनके लिए मास की वैल्यू जो है वो लार्ज आएगी। अब लैम्डा होता है हमारा h बाई एम वी। मास लार्ज है तो मोमेंटम भी लार्ज होगा, क्योंकि मास होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम की वैल्यू भी लार्ज होगी। लैम्डा होता है बेटा h बाय मोमेंटम, यानी कि वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मोमेंटम होगा लार्ज तो वेवलेंथ होगी स्मॉल, और अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो डिटेक्ट ही नहीं होगी बेटा। इसलिए ये कंसेप्ट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे काम नहीं करता। हमारा पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है बेटा, पार्टिकल जो है वो मोशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल मोशन में होगा तभी वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी बेटा वो नॉन जीरो होगी। अगर वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी तो हमारा जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल का वेवलेंथ है बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये दो कंडीशंस है हमारी डी ब्रोगली कंसेप्ट की। अब आगे आगे हम फॉर्मूला पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो देखो, वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला होता है h बाई एम वी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का तो कोई नामो निशान नहीं है बेटा। मैं इस फॉर्मूला को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। अब कैसे चेंज करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा बेटा, न्यूमेरिकल्स के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें। कहां से कौन डिराइव हुआ ये हमें पता करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो कर रहे हैं हम हमारा क्वेश्चन। देखो, वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करेंगे, हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है बेटा, इससे क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻⁻25। काइनेटिक एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन की गिवन है, तो इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एनर्जी की वैल्यू भी पता है, एम की वैल्यू भी पता है, एच वैसे ही कांस्टेंट है बेटा, हम वैल्यू सब में पुट कर रहे हैं। वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10⁻⁻25। अब देखो, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। नीचे अगर स्क्वायर रूट की बात करूं बेटा तो 2 इंटू 9.1 इंटू 3, मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 3। 10 बेस सेम है बेटा, तो पावर ऐड हो जाएगी। यहां पावर थी -31, यहां पावर है -25, ऐड हो जाएगी। ऐड होके बन जाएगी 10⁻⁻56। अब देखो, न्यूमरेटर तो अभी भी सेम रहेगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये नीचे हमारे पास बेटा 2 इंटू 9.1 इंटू 3, ये हमारे पास हो जाएगा 54.6। 10⁻⁻56 है बेटा, इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर जो होती है वो हाफ हो जाती है बेटा, -28 हो जाएगी पावर। तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर है -28।
अब ये -28 ऊपर जाके हो जाएगा +28, -34 में से 28 गए जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे बेटा -6। यहाँ पे है 6.626, नीचे है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 54.6। तो जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे बेटा 54.6 का, तो हमारे पास लगभग आंसर आएगा 7.4। अब हमने फाइनल स्टेप करना है बेटा, यहाँ पे हमने इस 6.626 को डिवाइड कर देना है 7.4 से। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 0.895 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसे प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए बेटा मैं डेसिमल 3 प्लेस आगे लेके जा रहा हूं, तो लैम्डा आ जाएगा 895 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या 895 नैनोमीटर बेटा। तो ये हमारे पास हमारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हमने हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो यहाँ पे कर लिया है अब सॉल्व। वेवलेंथ वाला क्वेश्चन कंप्लीट होने पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन की दी हुई है बेटा, यहाँ पे वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है, लैम्डा ही कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोला कि रफली हम ले सकते हैं यहाँ पे 10⁻⁻30 kg, मतलब अप्रोक्स कैलकुलेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं बेटा। अब आपको लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो ताकि आपको कंप्लीट पता चल जाए कहां पे क्या डिफरेंस है। अब यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। पीछे जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था बेटा, यहां पे वैल्यू जूल्स में थी। दोनों क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स अलग अलग है बेटा। तो हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी मुझे जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब जूल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो हमें कन्वर्जंस पता होनी चाहिए बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी जो है बेटा 5 इंटू 10⁻⁻5, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा बेटा 8, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा -24। तो जो वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, अब वो वैल्यू जूल्स में कन्वर्ट हो चुकी है बेटा। ये वैल्यू अब मैं फॉर्मूला में पुट कर सकता हूं। ऊपर आ रहा है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 माइनस 10⁻⁻34। नीचे देखो बेटा अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -30, उसने बोला था 10⁻⁻30, और एनर्जी है बेटा 8 इंटू 10⁻⁻24। तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा एज इट इज रहेगा बेटा। नीचे अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 10⁻⁻54, और यहां पे देखो बेटा 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। अब आप सभी को पता है 16 का जो स्क्वायर रूट है बेटा वो 4 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻27। 54 पावर बेटा स्क्वायर रूट में थी, जब बाहर निकालेंगे तो पावर हो जाएगी हमारे पास हाफ। अब ऊपर आ रहा है हमारे पास 6.6, नीचे आ रहा है बेटा हमारे पास यहाँ पे 4। तो हम इसको कट करने का ट्राई करेंगे, ये 2 पे चला जाएगा, ये 3.3 पे। दोबारा कट करेंगे बेटा तो हमारे पास ये लगभग 1.65 पे चला जाएगा। पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो फाइनली मेरे पास मेरे वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1.65 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर आप इसे थोड़ा सा आगे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 165 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा 165 नैनोमीटर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
मूविंग विद 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। फिर से हमें वेवलेंथ निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है, तो मास फिक्स हो चुका है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, लास्ट क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई थी, तो ही मैंने अप्रोक्सीमेट यूज किया था 10 की पावर -30। यहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है बेटा, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही लेनी है, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं ले सकते। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा 1% का मतलब है 1/100। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। पावर जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मास पता है, वेलोसिटी पता है बेटा, फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, डायरेक्ट फॉर्मूला है 6.626 10 की पावर -34। मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। वेलोसिटी है बेटा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा बेस सेम है, पावर ऐड, तो मेरे पास आएगा 2.2 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -25। -25 ऊपर जाके +25 हो जाएगा, पावर बचेगी 10 की पावर -9। 2.2 को डिवाइड करेंगे बेटा 9.1 से, तो आंसर आएगा 0.241 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे वेवलेंथ का आंसर बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे, हमारे पास ये थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट इट्स एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो सबसे पहले देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है बेटा। यहां पे भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही होगा बेटा, और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में ही होगा। जो कंडीशन डी ब्रोगली वाली थी वो सेम कंडीशन यहां पे भी है। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मोशन में है, मैं उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बेटा पता करना चाहता हूं। तो अगर मैं दोनों चीजों को इकट्ठा कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा तो मेरी वैल्यूज में एरर आएगा बेटा। अगर मैं पोजीशन कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा तो मोमेंटम में एरर आएगा, मोमेंटम कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा तो पोजीशन में एरर आएगा। इसी के बेस पे हमने हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बना दी। स्टेटमेंट है बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, अगर हम ट्राई करते हैं बेटा इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करने का, तो दूसरी वैल्यू जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाएगी, मतलब एरर आएंगे। बता रहा था ना अभी, पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो तो मोमेंटम में एरर है, मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो तो पोजीशन में एरर है। अब यहां पे हम मैथमेटिकली से कैसे लिखेंगे, सेकंड पार्ट बेटा, एक्सप्रेशन लिखने वाला पार्ट। तो इसके एक्सप्रेशन बनते हैं दो, एक एक्सप्रेशन बनता है बेटा मोमेंटम की फॉर्म में और एक बनता है यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्म में। पहले वाला फॉर्मूला देखो, डेल्टा एक्स है बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लगभग लगभग इक्वल आएगा बेटा h/4 के। ये सिमिलर है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है बेटा। अब आप सभी को पता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, टेकिंग डेल्टा बोथ साइड, यहां भी डेल्टा यहां भी डेल्टा। अब मास पे तो डेल्टा आ नहीं सकता बेटा, मास चेंज नहीं होगा, तो ये डेल्टा अप्लाई हो जाता है फिर v के ऊपर। डेल्टा p की वैल्यू जो होती है वो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी
अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h/4πm के इक्वल आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्रेशन भी लिख दी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं बेटा। हमें इसे प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। प्रूव करने से पहले एक छोटा सा डेटा मैं आपको देना चाहता हूं। हमें पता होना चाहिए बेटा, जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। क्योंकि जितना न्यूक्लियस का साइज होगा हमारा इलेक्ट्रॉन उतना ही घूम पाएगा, उतना ही बेटा अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएगा। तो हम जितना न्यूक्लियस का साइज है उतना ही अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब देखो, फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। हम बोलेंगे यहां पे लेट अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। हम एक गलत एजम्पशन एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि हम ये मान के चलेंगे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसके पास पोजीशन चेंज करने की जगह है न्यूक्लियस के साइज के बराबर। फॉर्मूला में पुट करोगे बेटा 10⁻⁻15 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू एम, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। ये पावर ऊपर जाके माइनस, हमारे पास आएगा 6.626 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻3 बेटा। अब देखो सॉल्व कर रहा हूं 6.626, नीचे है हमारे पास 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा 114.3 अप्रोक्सीमेट। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, यहां पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आएगी बेटा, यहां पे मेरे पास वैल्यू आएगी 6.626 डिवाइडेड 114.3। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा लगभग 10 इंटू 15 इंटू डेल्टा वी, ये सब कुछ इक्वल आ जाएगा 0.0579 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो ये वाली पावर मल्टीप्लाई में है, यहां जाके डिवाइड, तो डेल्टा वी आ जाएगा 0.0579 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15। ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 0.058, मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया बेटा, इंटू 10⁻12। सॉल्व करेंगे तो 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आप ये देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एज्यूम कर रहे हो तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी आ गई है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो ये इम्पॉसिबल है बेटा। अगर ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब हमने जो सोचा था, हमारी जो एजम्पशन थी बेटा, वो एजम्पशन ही गलत थी। Therefore, our assumption is wrong and hence electron can't exist in nucleus। तो क्वेश्चन एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है बेटा। क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप ये वैल्यू याद रखोगे, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस वाली। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, और ये न्यूमेरिकल है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम अभी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, गोल्फ बॉल है, उसका मास है 40 ग्राम। बॉल है, उसका मास है 40 ग्राम। स्पीड यानी कि वेलोसिटी दी हुई है बेटा 45 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखो, जो हमारे पास हमारा यहाँ पे स्पीड है उसको हम मेजर कर रहे हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। जो स्पीड है बेटा
स्पीड की एक्यूरेसी है यहाँ पे 2%, तो हमें कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, ये फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, मास हमेशा हमें किलोग्राम में लेना है, तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। दूसरी चीज, वेलोसिटी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए, मुझे डेल्टा वी चाहिए बेटा। अब डेल्टा वी मैं कैसे निकालूंगा, देखो 2% ऑफ गिवन वेलोसिटी, 2% यानी कि 2/100, गिवन वेलोसिटी है बेटा 45, हमारे पास आएगा 90/100 यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी बेटा, आपने ये वाली वैल्यू यूज करनी है। m की वैल्यू पता है, डेल्टा v की वैल्यू पता है, तो हम डेल्टा x को सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो डेल्टा x इंटू डेल्टा v यानी कि 0.9 इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाय बेटा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है 4 इंटू पाई इंटू एम, एम है बेटा 40/1000। अब देखो डेल्टा एक्स ये मल्टीप्लाई है, यहां चला जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये 1000 भी ऊपर आ गया बेटा, इंटू 10 की पावर 3, नीचे आ गया 4 इंटू 3.14 इंटू 40 इंटू 0.9। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 10 की पावर -31, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। यहाँ पे हमारे पास है 6.626, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 4 इंटू 3.14 इंटू 40 इंटू 0.9, तो लगभग लगभग आ जाएगा बेटा 452.1। अब देखो 6.626 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 452.1 से, तो 0.0146 इंटू 10 की पावर -31 मीटर, ये आ जाएगी बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मूला जो था वो सिंपल था बेटा, बस आपने इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है बेटा वो किलोग्राम में होनी चाहिए, और जो भी वैल्यू हमें सिंपल दी होती है वो हमने कन्वर्ट करनी है बेटा, इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल with mass equal to 1 milligram if uncertainty in its velocity is 5.5 into 10 raised to power -20 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देखो ध्यान से, हमें कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स, मास है बेटा 1 मिलीग्राम, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है डेल्टा वी 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -20 मीटर पर सेकेंड। देखो डेल्टा वी तो हमें गिवन है, मास जो है बेटा वो ग्राम में गिवन है, ग्राम में भी नहीं मिलीग्राम में, और आपने यहाँ पे बेटा इसे केजी में कन्वर्ट करना है। पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अब इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, ये 1000 भी ऊपर आके नेगेटिव पावर बनाएगा, तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 kg है बेटा। फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। डेल्टा एक्स हमें निकालना है, डेल्टा वी है बेटा 5.5 इंटू 10 की पावर -20, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर -34, 4 इंटू पाई इंटू मास 10 की पावर -6। सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई यहां आके बेटा डिवाइड, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.626 10 की पावर -34, नीचे मेरे पास आ गया बेटा 4 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर -6।
बेस सेम है, पावर ऐड बेटा -26, -26 यहाँ पे ऊपर जाके +26 हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा 6.626, 10 की पावर -8, 34 में से 26 गए, 8 बचेंगे बेटा। नीचे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 5.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 69 के आसपास। अब देखो 6.626 को डिवाइड करूंगा 69 से, तो हमारे पास आएगा 0.096 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये आ जाएगी हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस। तो ये कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। जनरलाइज्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है, आपको एटम्स और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर जो है वो याद होना चाहिए बेटा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या बनेगी, हमें याद रखना है हमारा ये ट्रिक। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। जितने भी यहाँ पे एस आ रहे हैं बेटा, उन पे आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 से, सिर्फ एस की काउंटिंग करनी है। तो मैं सभी एस की यहाँ पे काउंटिंग कर रहा हूँ। देखो सारे एस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब आपने पी की काउंटिंग करनी है और वो 2 से करनी है बेटा। तो यहाँ पे 2p 3p 4 5 6 और ये 7। डी की काउंटिंग करनी है, अब आपने डी की काउंटिंग आपने 3 से करनी है बेटा। तो 3 4 5 और 6। लास्ट में बेटा एफ की काउंटिंग आपने करनी है 4 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4f और 5f। तो ये हमारे पास हमारा ऑर्डर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब एटम्स और आयंस की कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है देखो। सबसे पहले तो बेटा आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो भी एटम आपको गिवन है। जैसे मान लो मैं आयरन की बात कर रहा हूं, आयरन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 26 है बेटा। तो आपने क्या करना है, 26 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने हैं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं बेटा, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। अब मुझे 26 करने हैं। देखो पहले 1s है, 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में आएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक मैं 20 इलेक्ट्रॉन कवर कर चुका हूं, मुझे 26 करने थे। तो अब मेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4s के बाद अगला 3d है बेटा, तो 3d में 10 आ सकते हैं, पर मेरे पास बचे ही 6 हैं, तो मैं 6 भरूंगा। ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये आयरन एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज करो बेटा यहां पे हमारे पास आयरन के आयन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती। सपोज करो Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू मुझे लिखनी है। तो बेटा जब भी आप आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, हमेशा आपने आयंस वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं बेटा आउटर शेल से। मैंने ये नहीं बोला लास्ट शेल से, लास्ट शेल नहीं बोला बेटा, मैंने आउटर शेल बोला। जैसे आप आयरन को देखो, आयरन के पास 4 शेल हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 वाला लास्ट है। मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आउटर की बात कर रहा हूं। आउटर वाला 4 है बेटा। 2 पॉजिटिव का मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए। 4s वाले इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव कर दोगे, तो आपके पास बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 बेटा। 4s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अगर आपने 3d में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको खास ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है।
आयंस के अंदर आपको याद रखना है बेटा, बड़े शेल से, आउटर शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाहर वाले शेल से नहीं बेटा, आउटर शेल से, उसके बाद आपने अंदर वाले शेल पे जाना है अगर आउटर के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे मान लो मैंने आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाने हैं बेटा। अब आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे करवाऊंगा? आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों रिमूव होंगे, उसके बाद अंदर वाले शेल पे जाना है। अब डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो Fe3 आएगा मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 बेटा। बड़े ध्यान से देखो, Fe2 की वैल्यू Fe3 की कॉन्फ़िगरेशन है, Fe की कॉन्फ़िगरेशन है, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास हमारा 9th क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 हम यहीं पे खत्म करेंगे बेटा। पार्ट 2 की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।